हेलो दोस्तों। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लेडी चार्टली लव। आगे हम देखेंगे लेडी चार्टली चाटती है या चटाती है। तो मूवी शुरू होती है लेडी चार्टली के विवाह से। उसके होने वाले पति का नाम क्लिफर्ड होता है, जो कि आर्मी में एक कैप्टन है। और द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम है, तो विवाह के तुरंत पश्चात ही उसे जंग में जाना है। उनकी शादी होने के बाद में लेडी चार्टली की बेस्ट फ्रेंड हिल्डा लेडी चार्टली से कहते हैं कि क्लिफर्ड एक अच्छा इंसान तो है ना, क्योंकि तुम्हारा दिल किसी पे भी आसानी से आ जाता है। तो लेडी चार्टली कहती है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है। फिर शाम को रिसेप्शन होता है। रिसेप्शन की पार्टी के बाद में लेडी चार्टली और क्लिफर्ड दोनों अपने सुहागरात बनाते हैं। सुहागरात के तुरंत पश्चात सुबह क्लिफर्ड अपने तैयार होकर आर्मी के लिए निकल जाता है। क्लिफर्ड लेडी चार्टली को प्यार से कोनी के नाम से बुलाता है, तो वो कहता है जाते समय कि कोनी तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊँगा। ऐसा कह के वो चला जाता है। और जब वापस आता है तो अपने दोनों टांगों के साथ में छोटी टांग भी तुड़वा के आता है, बिल्कुल अपाहिज हो गया। और अपना दुख बताने के लिए एक कविता गाता है कि किसी के पास नहीं मेरे दर्द की गोली, चुत्तड़ बिचली मेरी दो दो गोली, रांड को मेरी चंदना बाता, मुझको कभी ना मुतना बात, काश कभी ना आर्मी में जाते, गांड कभी ना मरवा के आते, दो दो बच्चों के ख्वाब जो थे कि अब उड़ता नहीं मेरा लोग है कहते। इस कविता के साथ वह अपनी पत्नी कॉनी के साथ रेडी आ जाते हैं अपने गांव। वहाँ उसका बहुत बड़ा बंगला होता है। अंदर जाते हैं सबसे पहले वह लाइब्रेरी में अपना बेडरूम बनाता है और कहता है मैं इन किताबों के साथ ही सोऊंगा, क्योंकि मेरा उठता तो है नहीं, तेरे साथ सो के भी क्या करूँगा। और एक राइटर बन जाता है और एक नॉवल लिखने लग जाता है। उसकी सारी देखभाल कौनी ही करती है, उसको नहलाना धुलाना उठाना बैठाना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा चलता नहीं है। फिर वहाँ कुछ नौकरों को घर की साफ सफाई के लिए काम के लिए भर्ती करते हैं, जिनमें से गेन कीपर का काम ओलिवर को दिया जाता है। ऐसे ही काफ़ी कामों के लिए और भी नौकरों को भर्ती करते हैं, लेकिन क्लिफर्ड अपना खुद का काम सारा कॉनी से ही करवाता है। रात को कॉनी क्लिफर्ड के कपड़े बदलती है और बेड में लेटा देती है। फिर लेटाने के बाद कॉनी को बहुत खुजली चलती है, तो वो उसे किस करने लग जाती है और उसका हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिफर्ड साफ मना कर देता है, वह मेरा तो बिल्कुल भी नहीं उठता, 1% या 1 इंच भी नहीं उठता। तो कॉनी अपने गीले कुएं को सुखा के ऐसे सो जाती है और पूरे दिन उससे किताब लिखवाता है अपनी नॉवल पूरी कराने के लिए। ऐसे चलती रहती है उनकी ज़िंदगी। फिर एक शाम है ना, क्लिफर्ड के घर पे पार्टी होती है, तो उसके अंदर बातों बातों में कॉनी नाराज़ हो जाती है और उठ के बाहर चली जाती है। बाहर थोड़ी देर बैठ के फिर वो वहाँ जंगल में घूमने चली जाती है। जंगल में पास में एक नदी होती है, उसके अंदर वो पत्थर फेंक रही होती है। तभी एक कुत्ता आता है उसके पास। कुत्ते को एक आदमी बुलाता है और उसे साथ में ले जाता है। जो आदमी होता है वो ओलिवर ही होता है, जो गेंद कीपर के काम के लिए रखा गया है। फिर कॉनी घर पे आ जाती है और क्लिफर्ड को एक बार टब में नहलाती है। तब कहती है मुझे रास्ते में एक आदमी मिला था, जो शायद वो अपना गेंद कीपर ही था। वो बहुत रूडली बोलता है। उसके बाद क्लिफर्ड कहता है तुम अपने गांव में घूम के आ जाओ, तुम्हारा मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो कॉनी गांव में घूमने चली जाती है। गांव में उसे एक मिस क्लिंट नाम की लड़की मिलती है। सॉरी, लड़की नहीं, औरत होती है। उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है। कॉनी को भी बच्चे बहुत पसंद होते हैं। वे दोनों बातें कर रही होती है, तभी कुछ लोग आते हैं हड़ताल करते हुए, और कॉनी के बोबो को दबा के ऐसे गुजरते हैं जैसे पता नहीं कौन सी जंग जीतने आए उस साल। उनके बारे में मिस क्लिंट कहती है ये हड़ताल करने आए हैं क्योंकि इनको कोयले के खानों में कम वेतन दिया जाता है, इसलिए। उसके बाद कॉनी घर पे आ जाती है और दूसरे दिन क्लिफर्ड उसे घुमाने के लिए ले जाता है कि आओ मैं लंगड़ा तो क्या हुआ, तुम्हें घुमा के तो लेके आऊँगा। तो कॉनी उसके चेहरे को धक्का दे के जंगल में लेके जाती है। रास्ते में उन्हें गेंद कीपर भी मिलता है, जो उनके पास से गुजर जाता है। तभी क्लिफर्ड की चेयर अटक जाती है और धक्का नहीं लग पाता, तो गेंद कीपर वापस आके उसको धक्का देता है और जाते हुए कॉनी के मोटे मोटे कूले दे ही जाता है। कॉनी और क्लिफर्ड फिर एक जगह आके रुक जाते हैं। वहाँ पे क्लिफर्ड कहता है कि इस गांव को एक वारिस की आवश्यकता है और मुझे भी। तो कॉनी कहती है तुम्हारा तो उठता ही नहीं, कैसे वारिस आएगा।
तो गलबर्ट कहता है तुम किसी दूसरे आदमी के साथ भी सेक्स करके बच्चा पैदा कर सकती हो। यह सुन के कॉनी का दिमाग घूम जाता है। कॉनी कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तो गलबर्ट कहता है तुम्हें दिल नहीं लगाना उससे, बस सेक्स करना है और सेक्स करने से कुछ नहीं होता। तो कॉनी कहती है कि मैं किसी के भी साथ सो सकती हूँ। इस पे गलबर्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी हेरे गेरे को अपने मुँह नहीं लगाओगी, तो तुम्हें किसी खानदानी इंसान के साथ ही सोना है और उससे एक बच्चा पैदा करना है। फिर कॉनी कहती है क्या तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो मैं जिस इंसान के साथ सोऊंगी उसका नाम। तो गलबर्ट कहता है नहीं तुम नहीं बताओ तो ये अच्छा है। ये बात होने बाद वो घर आ जाते हैं। शाम को घर पे पार्टी होती है, उसमें कुछ लोग आए हुए होते हैं। तो कॉनी से एक आदमी बात करता रहता है, उसे देख के गलबर्ट काफ़ी जलन से महसूस करता है और फिर वो सुबह उसे कहता है कि जो रात का आदमी आया था वो अच्छा नहीं था, यानी उसको मैं दोबारा नहीं बुलाऊंगा। कॉनी इन सब बातों से परेशान हो चुकी होती है बहुत ज़्यादा और अकेलेपन से भी। तभी गलबर्ट अखबार में एक न्यूज़ पढ़ता है जो उसकी नॉवल के बारे में लिखी हुई होती है कि उसके अंदर ना ही सेक्स है, ना ही प्यार है, ना ही दोस्ती है, बस बिल्कुल सूखी नॉवल है। ये पढ़ के गलबर्ट बहुत नाराज़ होता है और वो कहता है ये सच ही तो कह रहे हैं। ये बातें सुन के कॉनी का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो घर में जाके तोड़ फोड़ करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड को, जिसका नाम एल्डा होता है, उसे लेटर लिख के उसे बुला लेती है कि मैं बहुत अकेली हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। तो एल्डा एंड टू उसके पास आ जाती है। दोनों फिर अच्छे से गले भी मिलती है। एल्डा फिर गलबर्ट से कहती है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड कॉनी को लेके जा रही हूँ, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं वहाँ जाके उसका इलाज करवाऊँगी। तो गलबर्ट कहता है उसका इलाज मैं ही करा लूँगा यहीं पे। तो एल्डा कहती है तुम अपना तो ध्यान खुद रख नहीं सकते, इसका क्या ध्यान रखोगे, तो उसे ले जा रही हूँ मैं। ऐसे कह के एल्डा कॉनी को ले जाने लगती है। तो गलबर्ट कहता है तो ठीक है तुम जाओ, लेकिन जाने से पहले जो गेन कीपर है उससे मुर्गी के बच्चों के बारे में पूछ के आना कि अंडों से बच्चे आ गए या नहीं आए। तो कॉनी कहती है ठीक है मैं पूछ लूँगी। उसके बाद कॉनी सीधी गेन कीपर के पास जंगल में चली जाती है। वहाँ देखती है कि गेन कीपर नंगा खड़ा है बिल्कुल और मुट्ठ मार रहा है। तो कॉनी थोड़ी देर वहीं पर रुक जाती है और जब फिर गेन कीपर अंदर चला जाता है तब कॉनी जाके दरवाजे पे दस्तक देती है। तो गेन कीपर उसे अंदर बुलाता है और पूछता है कैसे आना हुआ मैडम। तो कॉनी कहती है कि अंडों से बच्चे आ गए या नहीं। तो वो कहता है अभी तक नहीं आए, टाइम लगेगा। उसके बाद कॉनी वापस आने लगती है तो उसे रास्ते के अंदर फूल दिखते हैं। तो वो गेन कीपर से कहती है क्या मैं इन फूलों को तोड़ सकती हूँ। तो गेन कीपर कहता है ठीक है तुम ले जाओ। तो कॉनी कुछ फूल लेके आती है और सीधी गांव चली जाती है। गांव में मिस क्लिंट को आधे फूल देती है और गेन कीपर के बारे में पूछती है कि वो काफ़ी दिलचस्प आदमी लगते हैं मुझे। तो मिस क्लिंट कहती है कि ओलिवर बहुत ही होशियार लड़का था, इसीलिए उसे आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल की जॉब मिली थी। लेकिन उसकी वाइफ वर्क था जो उसके आर्मी के जाने के बाद में अलग अलग मर्दों के साथ सोया करती थी। उसके आने के बाद वो किसी अन्य मर्द के पास चली गई और ना ही उसे तलाक देती है और जो भी उसकी पेंशन आती है उसको उसके पति को भेज के ले जाती है। सॉरी पति नहीं, उसके यार को भेज के। मिस क्लिंट से मिलने के बाद कॉनी घर पे आ जाती है और शाम को सोने से पहले पूरी अपनी बॉडी को चेक करती है कि क्या मैं सुंदर नहीं दिखती जो मेरे पति का खड़ा नहीं होता। और फिर हस्त में हस्तून करके सॉरी उंगली में तून करके वो रात को सो जाती है। सुबह वह कुछ देर अपने घर की मेड से बातें करती है और फिर वापस वो जंगल के अंदर गेन कीपर के पास चली जाती है, वहाँ पे मुर्गियों को के बच्चों को देखने के लिए। मुर्गी के बच्चों को तो माना है देखना, तो ओलिवर का पप्पू है। वहाँ पे जाने के बाद में ओलिवर उसे अंदर बैठाता है और आग जला देता है। कॉनी ओलिवर से कहती है कि इस घर की चाबी एक और मिल सकती है मुझे, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ पे आ जाया करूँगी, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है और यहाँ पे मैं पढ़ लिया करूँगी। तो ओलिवर कहता है इस घर की एक ही चाबी है। उसके बाद कॉनी घर पे आ जाती है और अपने पति से कहती है ये ओलिवर यार बहुत रूडली बिहेव करता है। उसके बाद काफ़ी दिनों तक बरसात नहीं रुकती है। फिर 7-8 दिन बाद बरसात रुकती है। तब कॉनी वापस उसी मुर्गी फार्म में जाके बैठ जाती है और वहाँ पे कुछ पढ़ती रहती है। तभी ओलिवर आता है। ओलिवर को देख के कॉनी वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो ओलिवर उसे चाबी देता है और कहता है कि जब तक इसकी नई चाबी नहीं बन जाती ये चाबी आप रखो।
चाबी लेके कोहनी काफ़ी खुश होती है और वो खुशी खुशी अपने घर पे चली जाती है और आनंदित हो गए अपने बाग में लेट जाती है। ऐसे उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। फिर शाम को घर पे दावत होती है। उसमें कुछ लोग आए हुए होते हैं। क्लिफोर्ड भी अपने राइटिंग का काम छोड़ के अब कोयले खदानों में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग जाता है और वो उसी पे बातें करता है और कोयले खदानों पे इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है। कोहनी इस चीज़ से सहमत नहीं होती तो वो नाराज़ होकर वहाँ से उठ के चली जाती है। कोहनी का मानना होता है कि तुम गरीब लोगों को सैलरी कम देते हो और उनसे काम ज़्यादा लेते हो। गरीबों को तुम भेड़ बकरी के समान मानते हो। ये सब कह के वो वापस जंगल में मुर्गी फार्म में चले जाते हैं। वहाँ पे ओलिवर से कहते हैं कि अंडों से बच्चे बाहर आ गए। तो ओलिवर कहता है हाँ कुछ में से आ गए। तो कोहनी कहते हैं क्या मैं इनको छू के दे सकती हूँ। ओलिवर कहता है हाँ क्यों नहीं। तो वो डरते डरते उन्हें छूने लगती है लेकिन वो उन्हें छू नहीं पाती। तो ओलिवर आके उनको पकड़ के उनके हाथों में देता है। हाथों में लेते ही पता नहीं उसमें क्या चुल मचती है। वो ओलिवर की लिपट जाती है और ओलिवर को चारों मेर से चूमने लगती है हाथों के पैरों के पता नहीं कहाँ कहाँ पे। तो ओलिवर भी जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और मौका का पूरा फ़ायदा उठाता है। लेकिन उससे पहले ओलिवर थोड़ा सा हिचकिचाता है तो कोहनी एक कविता पढ़ती है कि तू नहीं कोई गेंद के पर तेरे पास है मोटा तितर डाल दे मेरी छूत के भीतर प्यास मेरी ये बुझ जाएगी छूत मेरी जब खुद जाएगी गुफा से मेरे लहू आएंगे बाल सारे गुज जाएंगे फिर दुआ करूँगी यूँ हो जाए छूत के माने से तू प्यास हो जाए रांडे सारी तेरे पास छूने आए। हम व्यूवर्स भी ये कविता सुनने के बाद में दुआ करेंगे काश ऐसी बंदी हमसे बढ़ जाए। यह कविता सुनने के बाद में ओलिवर दबा उसे पहलता है और पहनने के बाद फिर उसे घर छोड़ने के लिए आता है। फिर आधे रास्ते में उसे छोड़ के घर भेज देता है। घर जाने के बाद में जब कोहनी गेट खोलती है तो गेट नहीं खुलता। तो कोहनी मनी मन सोचती है कि सबको पता तो नहीं चल गया मेरे बारे में। लेकिन जितने वहाँ के घर के मेड उसका दरवाज़ा खोलती है तो वो कोहनी उससे पूछती है क्या क्लिफोर्ड ने मेरे बारे में पूछा। तो वो कहते हैं अभी तक तो वो अपनी बातों में लगे हुए हैं उन्होंने नहीं पूछा आपके बारे में। तो वो कहते हैं उनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि मैं घर से बाहर जाके आई हूँ। ऐसे कह के फिर वो घर अंदर जाके सो जाती है। क्लिफोर्ड भी उसे कहता है गुड नाइट कोहनी। दूसरे दिन कोहनी वापस वहीं पे जाती है जंगल के अंदर मुर्गी फार्म में। तो ओलिवर सोचता है कि कल की बात के लिए शर्मिंदा होगी इसलिए माफ़ी मांगनी है। लेकिन वो इतनी बात कहता है उतने में तो कोहनी उसके लिए लिपट जाती है और दबा के उसे चूसने लगती है चाटने लगती है। तो ओलिवर भी पीछे नहीं हटता वो भी उसकी चाट के रसमलाई खा जाता है पूरी की पूरी और कोहनी ने अच्छे से चटवा के फिर वापस आ जाती है। तो ओलिवर उसे पीछे पीछे छोड़ने आता है। तो जाते समय कोहनी उसे अपनी कच्ची दे जाती है। उसे सूंघता फिर ओलिवर खड़ा खुश हो जाता है और घर को चला जाता है। उससे पहले वो ओलिवर से पूछते हैं कि हम अब भी अजनबी है। तो ओलिवर कहता है अजनबी तो है लेकिन अजनबी जैसे नहीं है। ये कह के फिर वो उसे छोड़ देता है और वो चली जाती है अपनी कच्ची देगी उसे। फिर दूसरे दिन फिर से कोहनी घर से बाहर निकलते हैं। जितने उसके मेड कहते हैं कि आप किताब तो भूल गए पढ़ने वाली। तो कोहनी कहते हैं मुझे किताब की आवश्यकता नहीं है आज मैं गाँव घूमने जा रही हूँ। गाँव जाके वो मिस क्लिंट से मिलती है और बातों में उसे कहते हैं कि मेरे पति का उनके भले ही दोनों पैर नहीं चलते हो लेकिन उनका तीसरा पैर अब भी काम करता है। तो ये सुन के मिस क्लिंट काफ़ी खुश होते हैं और कोहनी कहते हैं कि हमारे भी जल्द बच्चे होंगे। ऐसे बातें करते रहते इतना अचानक को ओलिवर आ जाता है वहाँ पे। तभी मिस क्लिंट किसी काम से घर के अंदर जाती है तो ओलिवर उंगली करने लगता है कोहनी को। तो कोहनी उसे मना करती है तब तो और मिस क्लिंट को आने के बाद में फिर वो उन्हें अलविदा कह के अपने घर की तरफ लौट जाती है। पीछे ओलिवर भी आता है। ओलिवर उसे रास्ते में रोक के किस करने लगता है और एक कविता सुनाता है उसे। तेरे दो ऊपर नीचे दबा के करूँगा आगे पीछे पुच्ची लूँगा तेरे बिल पर पहनाऊँगा तुझे गुच्चे के सिल पर खाब नहीं मेरे कोई भी सच्चे पाड़ दिए मैंने पता नहीं कितने कच्चे राउंड शेप में झुलाऊँगा तुझको फिर होएंगे अपने बच्चे। और ये महान कविता सुनाने के बाद वो दबा के संभोग करने लगता है और इतना संभोग करता है पूरा कोहनी को हिला के मोनी बना देता है। और फिर दोनों कपड़े पहन के तैयार हो जाते हैं और वो कोहनी को अपने घर के रास्ते तक छोड़ के आ जाता है। दोनों अच्छे से किस करते हैं। फिर कोहनी बिना कच्ची दिए चली जाती है तो ओलिवर थोड़ा सा नाराज़ होता है
लेकिन वो चला जाता है। फिर उनका रोज़ का काम हो जाता है ये पहलना करना, पिलवाना, कभी पानी में, कभी जंगल में, कभी झाड़ों में, हर जगह फैलता है वो, उसे दबा दबा ही फैलता है। ऐसे उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। फिर 2-3 दिन वो जा नहीं पाती कौन है ओलिवर के पास, तो ओलिवर साला कुत्ता लेके उसके घर के पास आ जाता है। तभी उसके घर की मेड देख लेती है। उसकी मेड उसे कहती है आजकल यार आपकी पत्नी पता नहीं गेन कीपर के बाद ज़्यादा जाने लग गई है। तो क्लिफर्ड उसे धमका के चुप करा देता है तब तो। लेकिन कौनी एक बात पूरे गांव में फैला देती है कि वो माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। उसका पति का उठता है। तो ये बात पूरे गांव में से पता चल जाती है कि उसके पति का उठता है। तो ये बात घूम फिर के क्लिफर्ड के पास ही आ जाती है। तो क्लिफर्ड ये बात सुनने के बाद काफ़ी चौंकता है और वो कौनी से पूछता है क्या तुम माँ बनने वाली हो? तो कौनी कहती है हाँ हो सकता है मैं माँ बन सकती हूँ। तो क्लिफर्ड अपने को तो लगता है भाई साला दुखी होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन साला खुश हो जाता है। और वो कहता है कौन है? तो वो कहता है इसका सिटी में नहीं है, वो दूसरे गांव में रहता है, लंदन, जहाँ पे मेरी सहेली बर्ता रहती है, सॉरी इंडा रहती है। ये बात होने के बाद कौन ओलिवर से मिलने जाती है और उसे सारी बात बताती है कि मैं बर्ता के यहाँ लंदन जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। तो वो कहता है क्यों? तो वो कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं वहाँ जाके ऐसे कर लूँगी कि अपने दोनों पे किसी का शक नहीं होगा, और मैं वहाँ जाके ऐसे कह दूँगी कि मैं वहाँ पे किसी के साथ सो के बच्चा पैदा कर रही हूँ। तो इस बात से ओलिवर गार्डन नाराज़ हो जाता है और वो उसकी किताब फेंक के इधर उधर फेंक देता है। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब क्लिफर्ड और कॉनी घूमने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वहीं से ओलिवर गुजर रहा होता है। तो वो धक्का देता है। धक्के देते देते ओलिवर की सांसें अटकने लगती है। तो वो कहता है क्या हुआ? तो वो कहता है कोयले खानों ने मेरे फेफड़े कमज़ोर कर दिए ऐसे। लेकिन वो पीछे चुम्मा चाटी भी करती रहती है कोने उसके ऐसे। फिर वो उसकी गाड़ी से करके धक्का देके तो पहुंचा देता है और चला जाता है। लेकिन क्लिफर्ड एक तानाशाही की तरह उसके पास काम कराता है ओलिवर के। ये देख के कॉनी को अच्छा नहीं लगता। वो क्लिफर्ड के घर पे जाने के बाद में सिर आ जाती है और उसे पूरा खरी खोटी सुना के अंदर कमरे में चली जाती है। उसके बाद फिर वो वापस ओलिवर से मिलने जाती है और उसे समझाती है कि तुम कहो तो अपन दोनों हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेंगे क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। तुम कहो तो हम इस गांव को छोड़ के दूसरी जगह भाग जाएंगे, लेकिन वो मुझे तलाक नहीं देगा, इसलिए आसानी से तलाक ना दे पाएगा। इसलिए मैं ये ख्याल कर रही हूँ कि वहाँ पे जाके उसका नाम ले लूँगी, भाई तुम्हारी गलती है ऐसे वैसे। ये बातें होती रहती है जितने में पता नहीं उसको क्या चुल्लू मस्ती है कि वो सारे कपड़े खोल खाल के बाहर बारिश में नहाने के लिए भग जाती है और दोनों फिर नंगे नामर्जाद होके बहुत नहाते हैं पानी के अंदर और ऐसे नहाते हैं पूरी दुनिया देखती रह जाती है उनको नग्न अवस्था में। लेकिन घर में क्लिफर्ड परेशान होता रहता है कि कौन कहाँ पे चले गए, बाहर इतनी बारिश हो रही है। तो वो घर की मेड को कहता है कि कोने को ढूंढ के लेके आओ। तो मैडम जंगल में जाती है तो वो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, कोनी को और ओलिवर को। लेकिन वो कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगी बाकी सब, तुम घर चलो अभी तो। लेकिन कोनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्लिफर्ड मेरी जासूसी करने के लिए मेड को भेज रहा है ऐसे और वैसे। और घर जाने के बाद में क्लिफर्ड की बहुत सर आ जाती है और ऐसे कहते हैं कि हाँ मैं नंगी नहा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रहे थे। और फिर घर में जाके बैठ जाती है। फिर अपनी सहेली को बुला लेती है कि मैं यहाँ से परेशान आ गया, मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ। तो उसके सहेली हिल्डा वहाँ पे आ जाती है उसे लेने के लिए। हिल्डा को लेके फिर जब वो जा रही होती है तो उसे हिल्डा को ओलिवर से मिलाती है। हिल्डा कहती है कि तुम दोनों का रिश्ता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये एक बिल्कुल गरीब है और तुम अमीर हो, तुम दोनों का कभी नहीं बैठेगा। लेकिन हिल्डा को वो कहते हैं कि मैं आज इसके साथ सोऊंगी क्योंकि मैंने इससे वादा किया है, तुम कल सुबह मुझे पिकअप कर लेना। तो वो पूरी रात उसको घोड़ी बना के फैलता है ओलिवर और सुबह फिर उसको भेज देता है। भेजने से पहले ओलिवर की पत्नी बर्ता का जो बॉयफ्रेंड होता है वो घर पे आता है उसके पास पैसे हटने के लिए। तभी अंदर कौनी रहती है तो वो कौनी को छिपा देता है और उसे धमका के भगा देता है तब तो। लेकिन उसे शक हो जाता है बर्ता के बॉयफ्रेंड को, तब तो वो चला जाता है। लेकिन सुबह होने के बाद में कौनी भी अपनी सहेली हिल्डा के साथ अपने गाँव चली जाती है
वह अपने पिता से कहती है कि मैं दूसरे इंसान से प्यार करने लगी हूँ। तो उसका बाप कहता है कि प्यार कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको मत छोड़, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानती। और जो ओलिवर की पत्नी का जो बॉयफ्रेंड होता है वो पूरे गांव में कर देता है इनकी। ओलिवर हर साल मेरा तो नाम लगाता है क्योंकि मैं उसकी पत्नी को पहलता हूँ। वो पता नहीं किस किस की पत्नी को पहलता है। वो जो कोनी है उसको पहलता है, लेडी चार्टली को बहुत ज़्यादा चाटता है। ऐसे पूरे गांव में फैल जाती है उन दोनों ही प्रेम कहानी। और जब ये बात क्लिफोर्ड के पास पहुंचती है तो क्लिफोर्ड गेन कीपर को बुलाता है ओलिवर को और उसे कहता है तूने साले मेरी बहू को पहला। तो ओलिवर कहता है हाँ पहल दिया तो पहल दिया, क्या कर लेगा तू साले। तो क्लिफोर्ड कहता है साले तू एक गेन कीपर तूने कैसे हिम्मत हुई तेरी मेरी पत्नी को छूने की, तू एक गेन कीपर है। तो ओलिवर इसी बात पे एक कविता सुनाता है, मैं नहीं कोई गेंद के ऊपर पैरों पहनूं दो सिल्वर की, जो कोई मुझसे भिड़ता है तो कांड मान लो, उड़ा के तितर बाला मेरा फौला दी, तेरी औरत कहती है चुंदने आती, मैं करता कभी ना कोई फिक्र क्योंकि पीता कभी ना शराब या लिक्कर। और ये महागन कविता पढ़ने के बाद में वो यहाँ से चला जाता है गुस्से में और कहता है दोबार इस गाँव में नहीं रुकूंगा, और वो गाँव छोड़ के जाने लगता है। तभी कोनी को भी ये बात पता चल जाती है और वो घर पे आ जाती है। और घर पे आने के बाद में वो क्लिफोर्ड से कहती है कि तो मेरे यार को भगा दिया यार ऐसे और वैसे, और वो गुस्से में उसका घर छोड़ के वो भी चली जाती है, जाने लगती है। जो उसके पास जाती है ओलिवर के पास में, तो ओलिवर को पूरे गांव वाले भगाने लगते हैं और उसे भगा देते हैं। तो कोनी भी है ना वो गांव छोड़ के अपने सहेली घर पे अपने गांव चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद में उसकी चिट्ठी आती है ओलिवर की कोनी के पास। फिर वो चिट्ठी को पढ़ने के बाद में उसके पास चली जाती है और उसके पास ही रहने लगती है। फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है नहीं। और ये कहानी और ये पिक्चर देखने के बाद में हमारे व्यूवर्स के मन में एक ही भावना जगती है, काश हम व्यूवर्स भी जंगल में रहते और रजाई कम्बल में रहते, रांडे यूं ही चल के आती, संपत्ति नहीं पर सुख दे जाती, चेहरे पे आशा प्यार टपकता, तितर मारना फिर ना भटकता, इसी आस में जिंदगी जी रहे, चौथ को लोग फूसी कह रहे, डाकू नहीं पर चंबल में रहे, चौथ के आस में मंगल में रह रहे, काश ये दर्द जुदाई हम ना सहते, हम व्यूवर्स भी जंगल में रहते, हमारे घर नक्षत्री मंगल में रहते।